मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। कल पढ़ाए थे वर्क डन बाय रोटेटेड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। कल आप क्लास में बोले थे कि खत्म हो गया है, बस स्पेशल केस बचा उसको पढ़ा के, और आज नया चैप्टर शुरू करना है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। पहले कल पढ़ाया था, याद कीजिए, कल थोड़ा सा बचा हुआ था। W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये किया गया कार्य का व्यंजक था। इसका स्पेशल केस देखिएगा। स्पेशल केस क्या है? केस नंबर 1, when थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा 90 हो जाएगा। W क्या आ जाएगा? W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस 90। PE 1 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। 1 में से 0 गया, तो 1 होगा। P में 1 से तो P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको W मैक्सिमम इक्वल टू PE। ये रहा आपका किया गया मैक्सिमम का। अब केस नंबर 2, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, then W is equal to PE into 1 माइनस cos 0 बराबर PE into 1 माइनस cos 0 का मान 1। 1 में से 1 गया 0, तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए W बराबर 0। तो इस समय कार्य क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। ये रहा आपका स्पेशल केस। जब थीटा का मान 90 हो तो कार्य मैक्सिमम होगा, जब थीटा का मान 0 हो तो कार्य क्या होगा? मिनिमम होगा। एग्जाम में आता है कि डाइपोल को समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर 90 डिग्री घुमाने पर किया कार्य क्या होता है? ऑप्शन रहेगा अधिकतम, निम्नतम, समान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्पेशल केस याद रहेगा, तो आप स्पेशल केस की सहायता से आप इसका व्यंजक याद कर सकते हैं, या आपको ये टॉपिक याद रह सकता है। स्पेशल केस याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा और आप गलत कर बैठोगे। इसके लिए आपको स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहला टॉपिक है, चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये आज समाप्त हो गया। एक काम कीजिए, पहले कुछ सुन लीजिए, उसके बाद लिखना। फील्ड और इंटेंसिटी याद कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 भागों में बांटे थे, चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड चौथा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो 4 थ्योरम में आपके 2 थ्योरम जो एक टॉपिक जो है समाप्त हो गया, अभी 3 और बचा हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट्स हम पढ़े, आप लोग कमेंट्स आया है कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं बनवा पा रहे हैं या न्यूमेरिकल छूट जा रहा है। आप चिंता मत करो, एक बार शुरू से लेकर अंत तक जितना टॉपिक है, उसका जितना फार्मूला है, डिफिनेशन है, थ्योरम है, ऐसा यूनिट है, डायमेंशन है, सब लिखा देते हैं। पार्ट 1 4 भाग ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4 भाग है, तो चारों भाग का हम थ्योरम लिखा देते हैं, जितना प्रमेय फार्मूला सब सिखा देते हैं। उसके बाद जिसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ा है, उसे ही पार्ट बाय पार्ट जितना न्यूमेरिकल होगा उठाएंगे और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको बोर्ड बनवा देंगे और आपकी कॉपी में छपवा देंगे, लिखवा देंगे, ताकि आपका एक भी न्यूमेरिकल छूटे नहीं। तो आप टेंशन ना लो। कमेंट्स किए, हम कमेंट्स पढ़े हैं कि न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, तो टॉपिक पूरा पढ़ाने के बाद हम खुद पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बनवा देंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला भाग, चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, ये समाप्त हो गया। अब आज से शुरू करते हैं गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, पार्ट नंबर 2। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, पार्ट 2 नहीं है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट नंबर 2 है, भाग नंबर 2 है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। एक काम कीजिए, पहले जितने पढ़ा है पार्ट नंबर 1 चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, पहले उसको कमांड कीजिए। कमांड करने के बाद उसको बार बार देखिए, याद कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके ये आपको कमांड रहेगा। नहीं तो हम पढ़ा दिए, क्लास ऑनलाइन चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, आप याद करते हो कि नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते नहीं करते हो, हम लोग क्या जाने। हम लोग यहाँ क्लास जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अब आपको आता है कि नहीं आता, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये आप पर डिपेंड करता है ना। तो मेरा काम है यहाँ चैप्टर समाप्त करना। चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहा है, तेज में पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा, खत्म कर जल्दी से, 5 दिन 6 दिन में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो स्लो पढ़ाते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे लिखते हैं, ताकि आपको समझ में आए, कोई परेशानी ना हो। तो बोलते हैं स्लो पढ़ाते हैं, तो पेशेंस रखिए, पढ़ाते हैं, चुपचाप पढ़िए, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो आज से थ्योरम जो है पार्ट 1 का चार्ज और फील्ड इंटेंसिटी का समाप्त हो गया। आप कोई भी पब्लिकेशन की किताब उठाकर आप चाहो तो प्रत्येक टॉपिक मिला सकते हो। आप एक किताब के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पूरा जो है टॉपिक्स का आपका जो है डिफिनेशन है या कोई थ्योरम है, सबके सब आपकी कॉपी में लिखाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, बोर्ड पर बता चुके हैं, कोई टॉपिक छोड़े नहीं। सिमिलरली आज गॉस थ्योरम शुरू करते हैं। उसी प्रकार पहले गॉस थ्योरम पूरा शुरू से लेकर अंत तक बता देते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 जैसे इसको लिखा है उसको भी लिखाएंगे। तो पहले उसको एक बार से शुरू से लेकर अंत तक सुन लीजिए, उसके बाद आप कॉपी में छापना। बहुत लोग बोल रहे थे लेक्चर मत दीजिए, कहो तो लेक्चर नहीं देंगे, डायरेक्टली लिखना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं आपको लॉस हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, पहले लेक्चर ही दे देते हैं, उसके बाद कल से लिखाएंगे। आपको अच्छा लगे तब भी सुनिए, अच्छा नहीं लगे तब भी सुनिए, ये मेरा काम है लेक्चर देकर तब उसको पढ़ाना। बहुत लोग बोले नहीं लेक्चर देना है, बहुत लोग बोले नहीं लेक्चर मत दीजिए, हम बोले कि नहीं बिना लेक्चर का काम नहीं चलता है, तो पहले लेक्चर दे देते हैं, उसके बाद कल से लिखाएंगे, ठीक है। पहले हेडिंग करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाग नंबर 2 क्या है। आप बैठ कर पर उसको जो पढ़ा चुके, जब खत्म हो गया उसको बार बार देखिए। ये मेरा काम है खत्म करना। खत्म हो गया पार्ट नंबर 1, उसको बार बार देखिए, याद कीजिए। और पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं, बोर्ड पर देखिए। ये पार्ट नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 है। हेडिंग कीजिएगा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। हिंदी में बोलते हैं गॉस प्रमेय एवं इसका अनुप्रयोग। ये रहा आपका आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। है क्या, पहले शुरू से लेकर अंत तक पहले इसको बता देते हैं, समझा देते हैं, शॉर्टकट में लिख कर दिखा देते हैं। अभी कॉपी पे कुछ नहीं लिखना है, बस अभी 1 घंटे क्लास जो होगा वो आपका केवल लेक्चर होगा, केवल बैठकर सुनना है, देखना है, छापना लिखना नहीं। कल से छापना है, कल से लिखाएंगे, कल से समझाएंगे। अभी आज लिखना है, केवल आज सुनना है, क्योंकि आज ये नया शुरू हो रहा है। पहले इसको लेक्चर के थ्रू शॉर्टकट में समझा देते हैं, शॉर्टकट में, उसके बाद आप लोग को इसको लिखाएंगे। पार्ट नंबर 1 समाप्त हो गया, पार्ट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा, 3 समाप्त होगा, 4 समाप्त होगा,
कैच नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, ये समाप्त करने से कोई फायदा नहीं। अब जानते हैं पहले इसके बारे में है क्या गॉस थ्योरम। गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, पहले इसको हेडिंग कर लीजिएगा, ये हेडिंग कीजिए पहले, हेडिंग करके उसके बाद कुछ नहीं लिखना, कल से लिखना। गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये पूरा वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ में, पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ऐसे लोग नहीं आते बोले तो गॉस गॉस बोलते हैं शॉर्टकट में, इनका पूरा नाम है ये है। गॉस एक वैज्ञानिक नाम है। गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान जो होता है उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। इस प्रकार के प्रमेय को गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसका खोज गॉस ने किया था, जिसे गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार लिखे पढ़ते हैं, सुनिएगा। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल फ्लक्स एवं उसमें उपस्थित आवेशों के बीच एक संबंध का खोज गॉस ने किया था, जिसे गॉस के प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। इस प्रकार के प्रमेय को गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अर्थात फाई बराबर Q/ε0 को ही गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय कहते हैं। जहां इसको बोलते हैं फाई, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज कॉल्ड Q, दैट इज नोन एज चार्ज, इसको बोलते हैं ε0 परमिटिविटी, जिसका मान 8.854 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो पूछा गया यह फाई क्या है, तो फाई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है बोर्ड पर लिखिएगा। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। फिर से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। यह एक अदिश राशि है। इतना क्लियर हुआ? फिर से बोलते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। यह एक अदिश राशि है। अब इसको समझे क्या है। मान लीजिए यह कोई बंद पृष्ठ है जिसका नाम क्या है एस, दैट इज कॉल्ड सरफेस, और यह जो गुजर रहा है क्या विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या है। और मान लीजिए कि यह पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ का यह अल्पांश भाग है। क्या है? अल्पांश, इंग्लिश बोलते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, हिंदी बोलते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल। तो यह मान लीजिए अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, उसका नाम होता है वेक्टर ds। ds क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल है। और इस अल्पांश एरिया पर इस अल्पांश एरिया पर उत्पन्न इंटेंसिटी क्या है? तो वेक्टर E है। और दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो एरिया अल्पांश है, एरिया स्मॉल एरिया है, तो श्योर है इस पर उत्पन्न फ्लक्स भी अल्पांश होगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि एरिया स्मॉल रहेगा तो फ्लक्स भी अल्पांश होगा, अर्थात अल्पांश क्षेत्रफल पर उत्पन्न फ्लक्स का मान भी अल्पांश होता है। तो अल्पांश क्षेत्रफल ds है तो उत्पन्न फ्लक्स क्या होगा, d फाई होगा। अब कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। तो हम परिभाषा के अनुसार बोल रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ये एक अदिश राशि है। इसका एक और परिभाषा हो जाएगा कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांश क्षेत्रफल और फील्ड इंटेंसिटी के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिर से, किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांश क्षेत्रफल एवं फील्ड इंटेंसिटी के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाता है। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। कैसे, बोर्ड पर देखिए, इसका व्यंजक हो जाएगा एरिया अल्पांश है, इसको बोलते हैं अल्पांश, इंग्लिश बोलते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, हिंदी बोलते हैं अल्पांश क्षेत्र। तो ये रहा आपका अल्पांश फ्लक्स डी फाई और ये रहा वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। अर्थात इस बंद पृष्ठ पर उपस्थित अल्पांश एरिया ds और क्षेत्र तीव्रता ई के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट इंटू ds, यह अल्पांश फ्लक्स का फार्मूला है। कोई पूछे डी फाई बराबर क्या, तो बोला वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। इसको ऐसे भी सब लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ई जब वेक्टर आएगा तो ये हो जाएगा ई ds cos थीटा, ये भी फार्मूला बन जाता है। तो इसके दो परिभाषा हो गए, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। यह अदिश राशि है। दूसरा परिभाषा, किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल एवं क्षेत्र तीव्रता के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आपको ये लेक्चर क्लास के थ्रू बता रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तो आपको कॉपी में नोट कर देंगे। अभी केवल सुनिए, लिखना नहीं है। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ना है, गॉस थ्योरम हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है गॉसियन सरफेस। क्या नाम है, गॉसियन सरफेस, हिंदी बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ। गॉसियन सरफेस क्या है, तो वह काल्पनिक सतह जिस पर गॉस का प्रमेय लागू होता है वह गॉसियन सरफेस कहलाता है। अर्थात जहां गॉस का प्रमेय लागू होगा वह गॉसियन सरफेस कहलाएगा, जहां गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा वह गॉसियन सरफेस नहीं कहलाएगा। और गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज फिगर होता है, यह कभी भी खुला नहीं होता है। जब भी क्या होगा, क्लोज होगा, अर्थात जो बंद होगा, पृष्ठ बंद होगा तो गॉस का प्रमेय लागू होगा, और पृष्ठ बंद नहीं होगा तो गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस या गॉसीय पृष्ठ। नेक्स्ट टॉपिक है, हेलो, हाँ प्रणाम। हाँ जाए ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम। हिंदी बोलते हैं गॉस के प्रमेय के महत्व। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि गॉस के प्रमेय के दो महत्वों को लिखें। हम 5 लिखा देंगे, आपको जो 2 याद रहेगा आप लिख सकते हो। हम 5 लिखा देंगे, पढ़ा देंगे। तो गॉस का प्रमेय के महत्व क्या है, तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है कि गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए, अर्थात पृष्ठ बंद होगा, सतह बंद होगा, सरफेस बंद होगा तो गॉस का प्रमेय लागू होगा। अगर पृष्ठ बंद नहीं रहेंगे
तो गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। ये पहला इंपॉर्टेंस है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है कि गॉस का प्रमेय स्थिर एवं गतिमान दोनों आवेशों के लिए मान्य है, जबकि कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। पढ़ाए थे, फिर से बोलते हैं, सुनिएगा कि गॉस का प्रमेय स्थिर एवं गतिमान आवेश दोनों के लिए मान्य है, जबकि कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का व्यंजक ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात गॉस का प्रमेय जो होता है वह गॉस के कूलम्ब के नियम के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। फिर से बोल रहे हैं गॉस का प्रमेय जो होता है कूलम्ब के नियम के पूरक होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन किया जा सकता है। लास्ट में आपको हम चित्र को भी दिखा देंगे। लास्ट टॉपिक यही है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन करें, तो वहां लिखा भी देंगे और समझा भी देंगे। इसका चौथा इंपॉर्टेंस है कि किसी बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश का इस पृष्ठ का अंदर उपस्थित फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात पृष्ठ बंद हो तो उसमें आवेश होगा तो उसका योगदान होगा, पृष्ठ के बाहर आवेश होगा तो उस फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। इसका तीसरा इंपॉर्टेंस, पांचवा इंपॉर्टेंस है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालकतार या किसी अनंत लंबाई के पतले चादर पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया जा सकता है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम। 5 इंपॉर्टेंस हम पांचों लिखा देंगे। आपके एग्जाम में दो जो भी है आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है, ये हो गया गॉस प्रमेय। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस के एप्लीकेशन 3 होते हैं, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गॉस थ्योरम ए लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। हिंदी बोलते हैं किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक तार क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक तार के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक गॉस प्रमेय की सहायता से होता है। वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। ये हो गया किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक का क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ये रहा आपका एप्लीकेशन नंबर गॉस का 1। गॉस का एप्लीकेशन नंबर 2 है किसी अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो इसके लिए व्यंजक हो जाता है वेक्टर E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये रहा पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। समझ आ रहा है? लेक्चर दे रहा है, कल से पूरा लिखाएंगे, सिद्ध करेंगे, समझाएंगे, आज केवल सुनना है। तो एक आपका एप्लीकेशन हो गया किसी अनंत लंबाई की लंबा चालकता हुआ जो आवेशित होगा, ऐसे ये इसकी लंबाई अनंत होगी और इस पे अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसे बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। उसके बाद एक पतला चादर लेंगे ऐसे, जो Q आवेश से आवेशित होगा, ऐसे क्यों आवेश से आवेशित होगा, तो आवेशित होने के दौरान उस पर क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो उसके लिए व्यंजक होता है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपके 2 थ्योरम। एक अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक गॉस प्रमेय की सहायता से वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाई r। एक हो गया अनंत लंबाई के पतले आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक गॉस प्रमेय की सहायता से E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसका तीसरा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर। हिंदी बोलते हैं किसी खोखले गोलीय आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो इसके लिए 3 केस होता है। एक केस नंबर तीसरा का
तीन केस है, केस नंबर ए, केस नंबर बी और केस नंबर सी। किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक का कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो जब केस नंबर ए, जब बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो तो इसके लिए व्यंजक होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो इसके लिए व्यंजक होता है E बराबर σ/ε0। वही जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो इसके लिए व्यंजक होता है E बराबर G। ये आपके तीन थ्योरम, तीन एप्लीकेशन गॉस प्रमेय की सहायता से। पहला एप्लीकेशन है किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक कार्य का अंश तीव्रता का व्यंजक। दूसरा है किसी अनंत लंबाई के लंबे पतले आवेशित चालक का अंश क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक E बराबर σ/2ε0। और तीसरा है किसी खोखले गोलीय आवेशित चालक की अंश तीव्रता का व्यंजक। एक केस नंबर ए, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो व्यंजक हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा तो E बराबर σ/ε0। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो उसके लिए E बराबर G। तीनों एप्लीकेशन आप एग्जाम में काफी कई बार पूछा भी गया है, कई बार इसको 5 नंबर में आया भी है। तो आप एग्जाम में जब भी आए तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 बाय 1 करके पिक्चर बना देंगे, आपको प्रत्येक लाइन क्लियर हो जाएगा बिना डाउट के, बिना किसी सस्पिशन के। तो ये है तीन थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी बोलते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन करें। ये आपके एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। काफ़ी आसान है लेकिन पूछा गया था 5 नंबर में। है क्या, तो आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे हम आपको गॉस का प्रमेय फाई बराबर Q/ε0। जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन करने के दौरान आ जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो हम कह सकते हैं कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन हो सकता है या किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपके गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन। ये रहा आपका गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक, प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। तो शुरू से लेके अंत तक इस चैप्टर में, इट मीन्स गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में जितने आपके भाग, थ्योरम, परिभाषा, डायमेंशन, यूनिट, ऐसा यूनिट जितना पढ़ा था सब लिखा दिए, समझा दिए, बता दिए लेक्चर के थ्रू, शॉर्टकट में बोले हैं। अब कल से क्या करेंगे, टाइम कितना हो गया? 30 मिनट। तो कल से आएंगे, तो कल से आने के बाद आपके क्लास में बताएंगे कि जितना बात अभी जो जल्दी बोल रहे थे, केवल आप देख रहे थे, केवल सुन रहे थे, कल से 1 बाय 1 करके पूरा लिखाएंगे, समझाएंगे।
उसको सिद्ध करेंगे कौन कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो आपका काम क्या है कि बैठ कर घर पर जो है बार बार उसको प्रैक्टिस करना, बार बार देखना, समझना, ताकि एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन आपसे हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर आपके एग्जाम में आए और आपका स्कोरिंग बढ़ जाए। तो हम लोग तो इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि आप लोग घर पर बैठ कर पढ़ते होंगे, क्लास करते होंगे, ऑनलाइन देखते होंगे या पे अटेंशन हो के अपना सिलेबस पर पढ़ते होंगे, लेकिन कितना पढ़ते हैं वो आप जानते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, आगे बढ़ना। हम आगे बढ़ रहे हैं, एगो खत्म हो गया, आज दूसरा शुरू भी कर दिया, लेक्चर बता भी दिया। कल से गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन का प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक थ्योरम, प्रत्येक डिफिनेशन लिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तो आज टाइम हो गया, आज इतना ही। कल मिलते हैं फिर नए क्लास में। ऑल द बेस्ट।